सब्सक्राइब कीजिए राजधानी एजुकेशनल ग्रुप पचकोड़िया यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए और डाउनलोड कीजिए हमारा मोबाइल ऐप भी। जय राधानी दोस्तों, मैं राधेश्याम यादव राजधानी फाउंडर पचकोड़िया से एक नया टॉपिक एनिमल हस्बेंड्री का लेके आया हूं, जो है ऊंट प्रबंधन, ऊंट मैनेजमेंट। यानी ऊंट का किस प्रकार से प्रबंधन किया जाता है, कौन कौन सी नस्लें हैं, किस प्रकार से उसका पालन किया जाता है, उसके बारे में हम इस टॉपिक के अंदर चर्चा करेंगे। सबसे पहले अपन ऊंट का देखते हैं जंतु वैज्ञानिक नाम। इसका जंतु वैज्ञानिक नाम क्या होता है? कैमेलस ड्रोमेडेरियस। एक कुब्बड़ वाले ऊंट का, कौन से कुब्बड़? एक कुब्बड़, जो आपको चित्र में दिख रहा होगा, कैमेलस ड्रोमेडेरियस, एक कुब्बड़ वाला ऊंट जो आपके आसपास दिखाई देता होगा। जो कौन सा ऊंट होता है? कैमेलस ड्रोमेडेरियस, एक कुब्बड़ वाला ऊंट है कैमेलस ड्रोमेडेरियस। दूसरा होता है कैमेलस बैक्ट्रियनस, दूसरा जंतु वैज्ञानिक नाम है इसका कैमेलस बैक्ट्रियनस। ये दो कुब्बड़ वाला ऊंट होता है। कौन सा कुब्बड़ वाला? दो कुब्बड़, यानी थुई जिसको कहते हैं, कुब्बड़ कहते हैं। चित्र में एक बार देखना, इसके दो थुई या दो कुब्बड़ पाए जाते हैं। ये भारत में लद्दाख में पाए जाते हैं। भारत में कहां पर पाए जाते हैं? लद्दाख में इस प्रकार के ऊंट पाए जाते हैं जिनके थुई दो होती है या कुब्बड़ दो होते हैं। इनका जंतु वैज्ञानिक नाम होता है कैमेलस बैक्ट्रियनस। दो कुब्बड़ वाले ऊंट का होता है कैमेलस बैक्ट्रियनस और एक कुब्बड़ वाले का होता है कैमेलस ड्रोमेडेरियस, कैमेलस ड्रोमेडेरियस। कुल होता है कैमेलिडी, ऊंट का कुल होता है कैमेलिडी। ऊंट का कुल क्या होता है? कैमेलिडी। ऊंट को 30 जून 2014 को राजकीय पशु का दर्जा मिला। 30 जून 2014 को इसको राजकीय पशु का दर्जा प्राप्त हुआ। किसको? ऊंट को। ध्यान रखना, 30 जून 2014 को इसको राजकीय पशु का या राज्य पशु का दर्जा प्राप्त हुआ। भारत में दो थुई वाले ऊंट देखो कहां पर पाए जाते हैं? लद्दाख में पाए जाते हैं। यानी अभी आपने देखे थे दो थुई वाले, दो कुब्बड़ वाले ऊंट, वो लद्दाख में पाए जाते हैं। ऊंट के पेट कितने भागों में बटा होता है? 3 भागों में बटा होता है। ऊंट का जो पेट है वो 3 भागों में बटा होता है। वो है रोमंथिका, जालिका, जठराशय। रोमंथिका, जालिका और जठराशय। ऊंट के पेट में कौन से भाग की कमी होती है? अन्य पशुओं की तुलना में आमेजम की कमी होती है। किसकी कमी होती है? आमेजम की कमी होती है। और जबकि गाय, भैंस, भेड़, बकरी, इनका पेट 4 भागों में बटा होता है। कौन कौन से? रोमंथिका, जालिका, जठराशय और आमेजम। जबकि ऊंट में आमेजम का अभाव होता है। 3 भागों में इसका पेट बटा होता है। नवजात ऊंट के शिशु का भार, जिस समय बच्चा जन्म लेता है ऊंट का, उस समय उसका भार होता है 35 से 40 किलो। यानी जिस समय ऊंट का बच्चा जन्म लेता है उस समय उसका भार होता है 35 से 40 किलोग्राम भार होता है। भारत में ऊंट मुख्यतः उत्तर पश्चिमी भाग में पाए जाते हैं। कौन से भाग में पाए जाते हैं? उत्तर पश्चिमी भाग में पाए जाते हैं। राजस्थान भी भारत के कौन से भाग में स्थित है? उत्तर पश्चिम में स्थित है। कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि राजस्थान भारत के किस भाग में स्थित है? उत्तर पश्चिम में स्थित है। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, गुजरात में ऊंट पाए जाते हैं। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं, क्योंकि ये रेगिस्तान में आसानी से सफर तय कर लेता है, आसानी से सफर तय कर लेता है। इस कारण से रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं। ऊंट में गुणसूत्रों की संख्या देखें तो 76 होती है। ऊंट में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 74। ऊंट की त्वचा पर बारीक बालों की परत पाई जाती है। छोटे छोटे बारीक बाल ऊंट में देखे होंगे आपने, छोटे छोटे बारीक बाल पाए जाते हैं जो इंसुलेटर का कार्य करती है, कुचालक का कार्य करती है। कुचालक का अर्थ यह नहीं है कि आप उसमें करंट लगाओगे करंट नहीं आएगा, करंट आएगा, लेकिन वो प्रकाश जो सूर्य की जो धूप आती है उससे शरीर को तपने से रोकती है, कुचालक का कार्य करती है। त्वचा मोटी होने के कारण पसीने के रूप में पानी की हानि कम होती है। चमड़ी होती है, ऊपर की त्वचा होती है, वो मोटी होती है, जिसके कारण पसीने के रूप में हानि यानी पसीना बहुत कम आता है, पानी की हानि नहीं होती। कुब्बड़ में वसीय उत्तक होते हैं। कुब्बड़ में वसीय उत्तक या जो थुई होती है उसमें वसीय उत्तक पाए जाते हैं। इन सभी कारणों से कई दिनों तक बिना पानी पिए रह सकता है और मौका मिलने पर एक साथ बहुत अधिक मात्रा में पानी पी लेता है। ऊंट हठी प्रवृत्ति का होता है, यानी बदला लेने वाली प्रवृत्ति का होता है। अगर आपने अगर ऊंट को मार दिया है किसी भी कारण से, तो हो सकता है वो आप मौका देके वापस बदला ले ले, यानी हठी प्रवृत्ति का होता है, बदला लेने वाली प्रवृत्ति का होता है। और जिस समय ये मध्यकाल में या जिस समय
समय इसका प्रजनन काल होता है सर्दियों में, उस समय ये शीघ्र ही आवेश में आ जाता है। तो बदला लेने वाली प्रवृत्ति का जानवर है। और प्रजनन के समय, प्रजनन होता है सर्दियों में नवंबर से मार्च तक। ऊंट में प्रजनन जो होता है वो होता है नवंबर से मार्च तक, उस समय ये शीघ्र ही आवेश में आ जाता है। तो सर्दियों के समय ऊंट के कभी भी पास में नहीं जाना चाहिए। पशु प्रबंधन में अपन ने पढ़ा था कि पशुओं के पालने में जितना खर्चा होता है उसका 60 से 70% खर्चा उनके आहार पर होता है, लेकिन ऊंट में ऐसा नहीं है। अगर ऊंट को आप खुला छोड़ दोगे तो झाड़ियां वगैरह, पेड़ पौधे की पत्तियां वगैरह खाकर अपना भरण पोषण कर लेता है, यानी इसमें आहार पर खर्चा कम होता है, आहार पर खर्च होता है। जबकि ऊंट में प्राकृतिक रूप से जंगलों में उपलब्ध झाड़ियां इत्यादि का जो इनका कोई अन्य उपयोग नहीं लिया जा सकता, उनको खाकर यह अच्छा कार्य करे लेता है। इसके अलावा ऊंट का उपयोग मांस के लिए भी किया जाता है, ऊंट का उपयोग मांस के लिए भी किया जाता है। पुरातन काल से लेकर प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध, जो प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध हुए थे उनमें भी ऊंटों के लड़ाइयों में ऊंटों के रिसाल यानी ऊंटों के समूह काम में लिए गए थे। भारत में भी अभी तक जो विदेशी आक्रमण हुए हैं, अभी तक पाकिस्तान से लड़ने के लिए सन 1965 और 71 में ऊंटों के रिसाले काम में लेती आ रही है। बैठने वाले जो ऊंट काम में आते हैं उसे सवारी ऊंट कहते हैं, यानी बैठने के काम में आने वाले ऊंट को क्या कहते हैं? सवारी ऊंट। जो बैठने के काम में आते हैं, जिसके पीठ के ऊपर बैठकर सवारी की जाती है, उसको सवारी ऊंट कहते हैं। ये काफी तेज भाग सकते हैं, सवारी ऊंट होते हैं वो काफी तेज भाग सकते हैं। ऐसे ऊंट यानी कि सवारी ऊंट, ऐसे ऊंट का मतलब है सवारी ऊंट, एक ठंडी रात में 60 से 90 किलोमीटर का फासला पार कर लेते हैं, 60 से 90 किलोमीटर का फासला पार कर लेते हैं एक ठंडी रात में। ऐसे ऊंट राजस्थान के जैसलमेर और बीकानेर जिलों में पाए जाते हैं। राजस्थान में ऊंट दुनिया में सबसे तेज भागने वाले ऊंट पाए जाते हैं। राजस्थान में दुनिया में विश्व में सबसे तेज भागने वाले ऊंट राजस्थान में पाए जाते हैं। जो ऊंट की बीकानेरी नस्ल है वो सबसे सुंदर नस्ल है। ऊंट की जितनी भी नस्ल है उनमें सबसे सुंदर नस्ल कौन सी है? बीकानेरी। कौन सी नस्ल है? बीकानेरी। आजकल जकड़े, जिसे ऊंट गाड़ी या लड्डा के नाम से भी जानते हैं, ऊंटों के लिए बने होते हैं तथा इनमें बाल बेरिंग व चक्के व बैलून टायर होते हैं, जिससे एक ऊंट 20 से 30 क्विंटल वजन भी आसानी से रेगिस्तान में खींच सकता है। यानी कि जो लड्डे होते हैं, ऊंट गाड़ी होती है, अगर वो ऊंट के जोड़ दिया आपने तो उसके द्वारा 20 से 30 क्विंटल वजन भी खींचा जा सकता है रेगिस्तान में। इस प्रकार के जकड़े यानी कि जो लड्डे होते हैं, ऊंट गाड़ी होती है, वो राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में आसानी से देखे जा सकते हैं। एक ऊंट एक घोड़े से एक बैल से कम खर्चे में रहता है। एक ऊंट है वो एक घोड़े से एक बैल से कम खर्चे में रह सकता है और 2 घोड़े या 2 बैलों के बराबर काम कर सकता है। यानी आर्थिक दृष्टि से भी ऊंट का पालन आपके लिए नुकसानदायक नहीं होगा। एक ऊंट प्रति घंटा 750 से 1050 वर्ग मीटर जुताई कर सकता है। एक ऊंट है, ध्यान देना, एक ऊंट एक घंटे में 750 से 1050 वर्ग मीटर क्षेत्र की जुताई कर सकता है। 750 से 1050 वर्ग मीटर क्षेत्र की जुताई कर सकता है एक ऊंट एक घंटे में। भार ढोने के काम में जो ऊंट आते हैं उन्हें लद्दू ऊंट कहते हैं, यानी वजन ढोने के काम में जो ऊंट आते हैं उन्हें लद्दू ऊंट कहते हैं। एक बार में ये अपनी पीठ के ऊपर, ये पीठ की बात हो रही है, न कि ऊंट गाड़ी या लड्डे की बात हो रही है, पीठ के ऊपर 3 से 4 क्विंटल भार आसानी से ले जा सकता है। जबकि इसके ऊपर अगर गाड़ी से जोड़ दिया जाए तो 20 से 30 क्विंटल वजन भी रेगिस्तान में आसानी से खींच सकता है। बैठने के काम में आने वाले ऊंट को सवारी ऊंट कहते हैं। प्रजनन के काम में आने वाले ऊंटों को माही कहा जाता है। थोड़ा ध्यान देना, प्रजनन के काम में आने वाले ऊंट को क्या कहते हैं? माही। प्रजनन के काम में आने वाले ऊंट को क्या कहते हैं? माही। क्या कहते हैं? माही। और इसके जो मध्यकाल होता है उसको मस्त या रट के नाम से जाना जाता है। रट या मस्त कहलाता है इसका मध्यकाल में आना, रट या मस्त कहलाता है। सामान्यतः ऊंटों के कुबड़ का आकार जो होता है वो 50 सेंटीमीटर होता है। कुबड़ का आकार, जो थुई होती है उसका आकार कितना होता है? 50 सेंटीमीटर ऊंचा होता है तथा 200 सेंटीमीटर उसका घेरा होता है। यानी जो थुई होती है उसका पूरा घेरा यानी परिधि कितनी होती है? 200 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 200 सेंटीमीटर। जबकि उसकी ऊंचाई होती है 50 सेंटीमीटर। ये औसतन है, 50 सेंटीमीटर ऊंचाई होती है और थुई की जो परिधि होती है वो 200 सेंटीमीटर की होती है। अब आता है ऊंट का औसत भार। ऊंट का औसत भार होता है नर का 500 से 750 किलोग्राम। 500 से 750 किलोग्राम इंपॉर्टेंट है। नर का जो बच्चे जन्म, जिस समय बच्चा जन्म लेता है उस समय कितना बताया था? 35 से 40 किलोग्राम। मादा का होता है 400 से 600 किलोग्राम। मादा का कितना होता है? 400 से 600 किलोग्राम। नवजात बछड़ा, जिसको टोल्डा भी कहते हैं राजस्थानी भाषा में, क्या कहते हैं?
टोल्डा। क्या कहते हैं? टोल्डा। उसका 35 से 40 किलो होता है। कितना होता है? 35 से 40 किलो। ऊंट विकास बोर्ड जोधपुर में है। ऊंट विकास बोर्ड कहां पर है? जोधपुर में। जबकि ऊन विकास बोर्ड जोधपुर में है। ऊन विकास बोर्ड भी कहां पर है? जोधपुर में। और ऊंट विकास बोर्ड भी कहां पर है? जोधपुर में। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र जोहड़बीड़ बीकानेर में। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहां पर है? जोहड़बीड़ बीकानेर में। कहां पर है? जोहड़बीड़ बीकानेर में। मादा ऊंट की परिपक्वता की उम्र, जिसे गर्भ धारण करने योग्य उम्र भी कह सकते हैं या प्रथम बार प्रजनन योग्य उम्र भी कह सकते हैं, तो मादा ऊंट की जो परिपक्वता की उम्र है वह है 3 से 4 वर्ष। कितने वर्ष है? 3 से 4 वर्ष है। मादा ऊंट की परिपक्वता की उम्र कितनी है? 3 से 4 वर्ष है। या प्रथम बार गर्भ धारण करने योग्य उम्र कितनी है? 3 से 4 मादा की। जबकि नर की है 5 से 6 वर्ष। नर की कितनी है? 5 से 6 वर्ष। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है जिसमें ऑप्शन नर की परिपक्वता की उम्र पूछी थी, 5 भी था और 6 भी। उसमें उत्तर माना गया था 5, यानी कम वाला उत्तर माना गया था। रखना, मादा की 3 से 4 है और नर की है 5 से 6। परिपक्वता की उम्र या प्रथम बार प्रजनन योग्य उम्र या गर्भ धारण करने योग्य उम्र। मादा ऊंट 2 वर्ष के अंतराल पर एक बच्चा देती है। मादा ऊंट 2 वर्ष के अंतराल पर एक बच्चा देती है। अगर नियंत्रित प्रजनन कराया जाए तो 3 साल में 2 बच्चे भी प्राप्त किए जा सकते हैं। यानी कि बच्चा दे दिया, उसके 2 महीने बाद में उसने वापस गर्भ धारण कर लिया तो 3 साल में 2 बच्चे भी प्राप्त किए जा सकते हैं। लेकिन सामान्यतः 2 साल में एक बच्चा प्राप्त होता है, क्योंकि इसका गर्भकाल 390 से 395 दिन होता है। आगे है ऊंट की नस्लें। ऊंट की राजस्थान में 3 प्रकार की नस्लें पाई जाती है। इनमें सबसे पहले बीकानेरी नस्ल। बीकानेरी नस्ल सवारी ऊंट जिसको कहते हैं। सबसे सुंदर ऊंट कौन सा होता है? बीकानेरी। मूल स्थान है वितरण, भारत में इसका मूल स्थान बीकानेर क्षेत्र है और इसी के नाम से इसका नाम पड़ गया बीकानेरी। और इस नस्ल के ऊंट बीकानेर से दूसरी जगह पर ले जाए गए, यानी अन्य जगह पर बीकानेर से ये ऊंट पहुंचे हैं। बीकानेर में जोहड़बीड़ जो राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र है, वहां पर भी इसको प्रजनन के लिए पाला जा रहा है। सिंधी और बलूची का संकरण है। किसका संकरण है? ध्यान रखना, सिंधी और बलूची नस्लों का संकरण है। कौन कौन सी का? सिंधी और बलूची का संकरण है बीकानेरी। कौन सा ऊंट है? बीकानेरी ऊंट। कौन कौन का संकरण है? सिंधी और बलूची नस्लों का संकरण है। आगे आती है बीकानेरी ऊंट की शारीरिक विशेषताएं। इसके शरीर की कौन कौन सी विशेषताएं होती है? ऊंट का रंग ज्यादातर गहरा भूरा यानी काले रंग का होता है। काले का होने के बाद भी ये दुनिया में सबसे सुंदर ऊंटों में गिनती में आता है। कौन सा ऊंट है? बीकानेरी ऊंट। इसकी आंखों की पलकों पर घने बाल होते हैं, इसलिए इसे छिपरा भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? छिपरा के नाम से भी इस नस्ल को जाना जाता है। ऊंट की जो ऊंचाई होती है जमीन से थुई तक, देखो यहां से लेकर यहां तक की जो ऊंचाई होती है वो होती है 10 से 12 फीट। कितनी होती है? 10 से 12 फीट जो ऊंचाई होती है वो होती है 10 से 12 फीट। खोपड़ी गोलाकार है, उठी हुई होती है। खोपड़ी कैसी होती है? गोलाकार और उठी हुई। जहां खोपड़ी आगे की ओर खत्म होती है वहां एक इसमें गड्ढा पाया जाता है। ध्यान रखना, इसकी खोपड़ी गोलाकार और ऊपर उठी हुई होती है। थोड़ा देखो खोपड़ी गोलाकार होती है, थोड़ी कैसी होती है? गोलाकार, और ऊपर उठी हुई होती है। कैसी होती है? ऊपर उठी हुई। जहां आगे की ओर खोपड़ी यहां पर खत्म होती है वहां पर एक गड्ढा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? गड्ढा पाया जाता है, जिसे स्टॉप कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टॉप कहते हैं। तो स्टॉप कौन से ऊंट की मुख्य विशेषता है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टॉप कौन से ऊंट की विशेषता है? बीकानेरी ऊंट की। कौन से ऊंट की विशेषता है? बीकानेरी ऊंट की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टॉप कौन से ऊंट की विशेषता है? बीकानेरी। खोपड़ी गोलाकार है, उठी हुई होती है। जहां खोपड़ी आगे की ओर खत्म होती है वहां एक गड्ढा पाया जाता है, उस गड्ढे को स्टॉप कहा जाता है। तो स्टॉप कौन से ऊंट की विशेषता हो गई? बीकानेरी की। इस नस्ल की खास पहचान है स्टॉप। इसके अलावा वर्तमान में जो नस्ल बीकानेरी ऊंट की है वह विश्व में सबसे सुंदर, सबसे क्यूट ऊंट कौन सा है? बीकानेरी। अब उपयोगिता देखते हैं, बीकानेरी ऊंट को किस उपयोग के लिए ज्यादातर पाला जाता है? इस नस्ल के ऊंट सभी कार्य के लिए काम में होते हैं। लगभग इनको खेती का कृषि कार्य के लिए, सवारी के लिए, तेज भगाने के लिए, इनके लिए काम में लिए जाते हैं। ये ज्यादातर बोझा ढोने व कृषि कार्य के लिए काम में होते हैं। सवारी व भारवाहक नस्ल है, सवारी और भारवाही, ज्यादातर सवारी के लिए इसको काम में लिया जाता है। अब ऊंट की अगली नस्ल आती है जैसलमेरी। कौन सी नस्ल है? जैसलमेरी। जैसलमेरी का मूल स्थान भी राजस्थान का जैसलमेर क्षेत्र है, इसी कारण इसका नाम जैसलमेरी पड़ गया। सारी विशेषताओं में नाचना ऊंट के नाम से भी ये प्रसिद्ध है। नाचना, ध्यान देना, नाचना ऊंट के नाम से जैसलमेरी को जाना जाता है। इस ऊंट को नाचना ऊंट के नाम से भी जाना जाता है। इसकी ऊंचाई जो बीकानेरी ऊंट है उससे कम होती है, उसकी 10 से 12 फीट थी, इसकी 7 से 9 फीट होती है। जमीन से
थुई तक कितनी होती है? 7 से 9 फीट होती है। कितनी होती है? 7 से 9 फीट होती है इसकी ऊंचाई। ऊंट का शरीर छोटा है, पतला होता है। शरीर जो होता है वो बीकानेरी ऊंट की अपेक्षा छोटा और पतला होता है जैसलमेरी का। इस नस्ल के ऊंटों का कपाल, कपाल बोलते हैं खोपड़ी को, खोपड़ी उठी हुई नहीं होती, जो कि किसकी विशेषता थी? बीकानेरी की। नहीं, जहां आगे की ओर खत्म होती है वहां पर गड्ढा होता है, यानी स्टॉप भी इसमें नहीं पाया जाता। जो कौन सी ऊंट की विशेषता थी? बीकानेरी की। यानी जो बीकानेरी ऊंट की विशेषता थी, स्टॉप वगैरह, खोपड़ी गोलाकार उठी हुई, वैसा इसमें नहीं होता। आगे आती है इसकी उपयोगिता। इस नस्ल के ऊंट सवारी के लिए उपयुक्त है। एक प्रशिक्षित ऊंट जिसको ट्रेंड किया गया, ट्रेनिंग दी गई है, वो एक ठंडी रात में 100 से 140 किलोमीटर का फासला आसानी से पार कर लेता है। कौन सा ऊंट? जैसलमेरी ऊंट। इसी कारण रेगिस्तान में पुलिस और सेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पुलिस और सेना के द्वारा कौन सी नस्ल के ऊंट काम में लिए जाते हैं? जैसलमेरी। कौन सी नस्ल के ऊंट काम में लिए जाते हैं? जैसलमेरी। सर्कस, जहां पर कलाबाजी दिखाने के लिए भी कौन से ऊंट काम में लिए जाते हैं? जैसलमेरी। दौड़ के लिए भी कौन से ऊंट काम में लिए जाते हैं? जैसलमेरी। ध्यान देना एक बार दोबारा, पुलिस, सेना, सर्कस और दौड़ने के लिए कौन से ऊंट काम में लिए जाते हैं? दौड़ लगाने के लिए जैसलमेरी। ऊंट की जो तीसरी नस्ल है वो है मेवाड़ी। कौन सी नस्ल है? मेवाड़ी। अभी मैंने आपको बीकानेरी वो मेवाती गाय की नस्ल पढ़ाई थी कि मेवात अलवर भरतपुर के क्षेत्र को बोलते हैं, मेवाड़ उदयपुर को बोलते हैं, मारवाड़ जोधपुर के आसपास के जिलों को क्षेत्र को मारवाड़ कहते हैं। तो मेवाड़ी मूल स्थान क्या हो जाएगा? उदयपुर। मेवाड़ी का मूल स्थान मेवाड़ क्षेत्र होगा, मेवाड़ क्षेत्र उदयपुर क्षेत्र को बोलते हैं, तो उदयपुर इसका मूल स्थान हो गया। इसके अलावा ये अरावली पर्वतमाला में बसा हुआ है। उदयपुर आपको पता है कि अरावली की पर्वत पहाड़ियों में बसा हुआ है। पुराने जमाने में सामान लाए जाने के लिए या यात्रा हेतु ये ऊंट पंजाब से लाए गए थे उदयपुर में। कहां से लाए गए थे? पंजाब से। लेकिन यहाँ पर ये बहुत अधिक काफी समय से रह रहे हैं, यहाँ से काफी इनका विकास हुआ है यहाँ पर, इस कारण इसका मूल स्थान उदयपुर माना जाता है। शारीरिक विशेषताओं की बात करें तो इस नस्ल की लंबाई मंजले आकार की होती है। कैसी होती है? मंजले आकार की होती है। मुंह के नीचे का होठ गिरा हुआ है, सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता है। जो होठ होता है मुंह का नीचे का, वो लटका हुआ रहता है। इस प्रकार से ये होठ है, ये गिरा हुआ होता है, नीचे लटका हुआ होता है। उपयोगिता, इस नस्ल की ऊंट की औसत गति 3 से 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। 3 से 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। और ये ऊंट कृषि कार्य व बाढ़ ढोने के लिए उपयुक्त है। इससे अगर क्वेश्चन आएगा तो यही आएगा कि नीचे का होठ लटका हुआ कौन से ऊंट की विशेषता है? मेवाड़ी की। या मेवाड़ी की मुख्य विशेषता कौन सी है? नीचे का होठ लटका हुआ होता है। आगे आता है ऊंटों को नमक खिलाना। नमक खिलाने की आवश्यकता वैसे ऊंटों को बहुत कम होती है, क्योंकि जो ऊंट बाहर चरने जाता है वो अनेक प्रकार की नमकीन झाड़ियां खाता है, तो उन ऊंटों को नमक देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कुछ ऊंटों को बांध कर भी रखा जाता है, जिनको आहार दिया जाता है, तो उनको नमक खिलाने की आवश्यकता होती है। तो जो ऊंट बांध कर रखे जाते हैं बाहर, झाड़ियां वगैरह उनको खाने को नहीं मिलती, उनको 75 से 150 ग्राम नमक प्रतिदिन देना सही है। सामान्यतः ऊंट के लिए प्रतिदिन 18 से 36 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। अगर सामान्यतः नॉर्मली अपन बात करें तो 18 से 36 लीटर पानी की ऊंट को प्रतिदिन आवश्यकता होती है। लेकिन रेगिस्तानी क्षेत्रों में ऊंट को 2 दिन में एक बार ही पानी पिलाया जाता है। इसी कारण तो इसको रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। पानी की कम आवश्यकता होती है, क्योंकि रेगिस्तान में पानी उपलब्ध नहीं होता, तो 2 दिन में एक बार पानी पिलाया जाता है। अगर एक बार इसको पानी पीने के लिए मिल जाए तो ये 135 लीटर तक पानी पी सकता है। थोड़ा ध्यान देना, 135 लीटर तक ये पानी एक साथ पी सकता है। 135 लीटर पानी पी सकता है। अब आती है ऊंट की बीमारियां। इनमें सबसे पहली बीमारी है सर्रा। बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्रा किसकी बीमारी है? ऊंट की प्रमुख बीमारी है सर्रा। सर्रा को तीव्रता के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये 3 वर्ष तक चलती है। इसको गलत्या के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये ऊंट को गला देती है। ये 3 वर्ष तक चलते हैं, इस कारण इसको तीव्रता कहते हैं। पश्चिमी राजस्थान में इस रोग को गलत्या कहते हैं, क्योंकि ये ऊंट को गला देती है, इसमें ऊंट गल जाता है, इस कारण इसको गलत्या भी कहते हैं। इसकी खोज, सर्रा की खोज एक अंग्रेजी वैज्ञानिक है, ग्रिफ्थस इवान। वैज्ञानिक का नाम क्या है? दोबारा देखना, ग्रिफ्थस इवान ने इसके कीटाणु की खोज की थी। सर्रा के कीटाणु की खोज किसने की थी? ग्रिफ्थस इवान ने की थी। तब इस बीमारी का नाम ट्रिपेनोसोमियासिस रखा गया, क्योंकि ट्रिपेनोसोमियासिस कीटाणु के द्वारा यह बीमारी होती है, इस कारण इसको ट्रिपेनोसोमियासिस भी कहते हैं। ट्रिपेनोसोमा नामक एक कीटाणु है
जिसके कारण ये रोग होता है, तो इस कारण इसको ट्रिपेनोसोनियोसिस भी कहते हैं। कौन से रोग को कहते हैं ट्रिपेनोसोनियोसिस? सर्रा को। कौन से रोग को कहते हैं? सर्रा को। अब है इसका रोग कारक की खोज ग्रिफ्थ सीवान ने की थी, जो एक अंग्रेजी वैज्ञानिक है। भारत में ट्रिपेनोसोमा इवेंसाई, भारत में कौन सा है? ट्रिपेनोसोमा इवेंसाई, भारत में कौन सा है? ट्रिपेनोसोमा इवेंसाई नामक परजीवी कीटाणु के द्वारा यह रोग फैलता है। इसको गोमक्सी नामक मक्खी फैलाने का कार्य करती है। स्वस्थ ऊंटों में कौन सी मक्खी? गोमक्सी नामक मक्खी। ध्यान रखना, भारत में ट्रिपेनोसोमा इवेंसाई, भारत में ट्रिपेनोसोमा इवेंसाई और गोमक्सी नामक मक्खी इसको फैलाने का कार्य करती है। अफ्रीका में ये ट्रिपेनोसोमा पेकोरम, अफ्रीका में ट्रिपेनोसोमा पेकोरम नामक कीटाणु से होता है और वहां पर इसको स्वस्थ ऊंटों में फैलाने का कार्य कालमक्सी नामक मक्खी करती है। कौन सी मक्खी करती है? कालमक्सी नामक मक्खी करती है। जबकि ट्रिपेनोसोमा इवेंसाई को फैलाने का कार्य गोमक्सी नामक मक्खी करती है। ट्रिपेनोसोमा पेकोरम से ग्रसित पशु की मृत्यु जल्दी हो जाती है, जबकि ट्रिपेनोसोमा इवेंसाई से ग्रसित पशुओं की मृत्यु देरी से होती है। ट्रिपेनोसोमा पेकोरम से ग्रसित पशु जल्दी मर जाते हैं, जबकि ट्रिपेनोसोमा इवेंसाई से ग्रसित पशु जल्दी नहीं मरते, लंबे समय तक बीमार रहते हैं। यानी भारत में जिस कीटाणु के द्वारा ये रोग होता है उनकी मृत्यु देरी से होती है, उनमें बीमारी लंबी चलती है, जबकि ट्रिपेनोसोमा पेकोरम से पशु जल्दी मर जाता है। ये कीटाणु ऊंट के रक्त कोशिकाओं को नष्ट कर देते हैं। जो रक्त कोशिकाएं होती है उन पे ये अपना प्रभाव दिखाते हैं, उन कोशिकाओं को ये कीटाणु, जो ये ट्रिपेनोसोमा जो कीटाणु है वो नष्ट कर देता है। अगर ऊंट का अगला रोग देखे तो प्रमुख रोग तो वैसे सर्रा है, लेकिन उनमें ऊंट में ज्यादातर खुजली भी देखने को मिलती है। अंग्रेजी में इसे मेंज के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? मेंज के नाम से। सिंधी में इसे गार भी कहते हैं। सिंधी में क्या कहते हैं? गार। और राजस्थानी में इसे पांव या खोरा कहते हैं। राजस्थानी भाषा में इसे पांव या खोरा के नाम से भी जानते हैं। इसका कारण यह विभिन्न प्रकार के कीटाणु के द्वारा यह खुजली होती है। यह ऊंट में होती है सर्कोटिप्स कैमेलाई नामक वरुति से। कौन से वरुति से होती है? सर्कोटिप्स कैमेलाई नामक वरुति से। दोबारा देखना, ऊंटों में जो खुजली होती है वो सर्कोटिप्स कैमेलाई नामक वरुति से होती है। अब है अन्य महत्वपूर्ण बिंदु जो ऊंट से संबंधित है, ऊंट प्रबंधन से संबंधित है। भारत में सर्वाधिक ऊंटों की संख्या राजस्थान में। भारत में ऊंटों की संख्या में राजस्थान का पहला स्थान है। ऊंट दो प्रकार के होते हैं, एक कुब्बड़ वाला और दो कुब्बड़ वाले। दो कुब्बड़ वाले ऊंट भारत में लद्दाख में पाए जाते हैं। कहां पर पाए जाते हैं? लद्दाख में। नर ऊंट का औसत भार 500 से 700 किलोग्राम, मादा का 400 से 600 किलोग्राम होता है और इनके बच्चा जिस समय जन्म लेता है उस समय उसका भार 30 से 40 किलोग्राम होता है। ऊंट के झुंड में रहना पसंद करता है, समूह में, ग्रुप में रहना पसंद करता है। इससे अपना मार्ग याद रखने की अद्भुत क्षमता पाई जाती है। ऊंट अगर एक बार या दो बार जिस रास्ते से निकल गया वो रास्ता उसको आसानी से याद रहता है। मादा ऊंट 3 से 4 वर्ष की आयु में गर्भ धारण करने योग्य हो जाती है, 3 से 4 वर्ष, जबकि नर है वो 5 से 6 वर्ष में, 5 से 6 वर्ष में गर्भ धारण करने योग्य होता है। यानी प्रथम बार प्रजनन योग्य उम्र कह दो, चाहे परिपक्वता की उम्र कह दो, ये होती है। इसका गर्भकाल 395 दिन का होता है। कितने दिन का होता है? 395। और मादा ऊंट है वो 2 साल के अंतराल पर एक बच्चा देती है। लेकिन अगर नियंत्रित प्रजनन कराया जाए, बच्चा जिस समय जन्म लिया उसके 2-3 महीने में वापस उसको गर्भ धारण करा दिया जाए तो 3 साल में 2 बच्चे भी प्राप्त किए जा सकते हैं। अब है ऊंटनी का दूध का रासायनिक संगठन। ऊंटनी के दूध में कौन कौन से अवयव या तत्व पाए जाते हैं? पानी। दूध में सबसे ज्यादा कौन सा अवयव होता है? पानी होता है। चाहे गाय का दूध हो, भैंस का दूध हो, भेड़ का हो, बकरी का हो, चाहे ऊंट का हो, पानी होता है। ऊंटनी के दूध में 87.61%। कितना होता है? 87.61। वसा की मात्रा होती है 5.38। ये ध्यान रख लेना, 5.38। ऊंट के दूध में वसा की मात्रा कितनी होती है? 5.38%। प्रोटीन होती है 2.98। प्रोटीन कितनी होती है? 2.98। कितनी होती है? 2.98। लैक्टोज कितना होता है? 3.26%। कितना होता है? 3.26%। खनिज लवण होते हैं वो होते हैं 0.7%। कितने होते हैं? 0.7% खनिज लवण पाए जाते हैं, जबकि गाय भैंस के दूध में 0.7 से 0.9% ये खनिज लवण पाए जाते हैं। कुल ठोस होता है 12.39%। कुल ठोस
कितना होता है 12.39%। वसा रहित ठोस SNF सॉलिड नॉट फेट, सॉलिड नॉट फेट वो होता है 7.01%। कितना होता है 7.01%। राजस्थान में ऊंट की बीमार हो जाने पर कौन से लोग देवता की पूजा करते हैं? वो है पाबूजी। कौन से लोग देवता की पूजा करते हैं? पाबूजी। ऊंट बीमार हो जाए तो कौन से लोग देवता की पूजा करते हैं? पाबूजी। राष्ट्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र अनुसंधान केंद्र जोड़बीड़ बीकानेर में है। कहां पर है? जोड़बीड़ बीकानेर। राज्य में ऊंट पालक जाति रेबारी, कौन सी जाति इसका पालन करती है ज्यादातर? रेबारी। कौन सी जाति करती है? रेबारी। या ऊंट पालने वाली जाति कौन सी है? रेबारी। एक ऊंट को 70 से 100 वर्ग फीट स्थान की आवश्यकता होती है। एक ऊंट को, वयस्क ऊंट को रहने के लिए कितने स्थान की आवश्यकता होती है? 70 से 100 वर्ग फीट स्थान की आवश्यकता होती है। जोड़बीड़ जो राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र बीकानेर में है, जोड़बीड़ बीकानेर में ऊंटनी के दूध से मधुमेह डायबिटीज रोग के नियंत्रण की खोज जारी है कि डायबिटीज का नियंत्रण भी इसके दूध से किया जा सकता है। इसी खोज बीकानेर में चल रही है। अलवरी, मारवाड़ी, सिंधी, कच्छी ये ऊंट के अन्य नस्लें भी है। राजस्थान में ऊंट की खाल पर मीनाकारी या चित्रकारी करने की कला को उस्त कला कहते हैं। क्या कहते हैं? उस्त कला या उस्ताक कला के नाम से जानी जाती है। ऊंटों में प्रजनन काल नवंबर से मार्च तक होता है, नवंबर से मार्च तक। और प्रजनन काल में ये शीघ्र ही आवेश में आ जाते हैं, क्रोध में आ जाते हैं। ऊंटनी के दूध में विटामिन सी पाया जाता है। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊंटनी के दूध में कौन सा विटामिन पाया जाता है? सी। वैसे दूध में किस विटामिन की कमी पाई जाती है? विटामिन सी की कमी पाई जाती है दूध में, लेकिन ऊंटनी के दूध में कौन सा विटामिन होता है? सी। ध्यान रखना, जिसका विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। अगला अपना टॉपिक आता है घोड़ा। कौन से घोड़े की नस्ल कलाबाजी दिखाने यानी सर्कस में काम में आता है? मैलानी। कौन सा आता है? मैलानी या मैलानी भी बोलते हैं इसको, मैलानी या मैलानी। घोड़ा कलाबाजी दिखाने के काम में आता है। घोड़े की ऐसी नस्ल जो बहुत सुंदर है, सहनशील है, गति के लिए प्रसिद्ध है। पोलो जो घोड़े पे बैठ के जो खेल खेला जाता है वो, और लादने के लिए यानी बाहर लादने हेतु पशु के बाहर ढोने के लिए सबसे अच्छी नस्ल है वो है मणिपुरी घोड़ा। कौन सा घोड़ा है? मणिपुरी। पोलो इंपोर्टेंट है। पोलो खेल में कौन से घोड़े काम में आते हैं? मणिपुरी घोड़े। जबकि कलाबाजी दिखाने के लिए मैलानी घोड़े। कौन से घोड़े? मैलानी घोड़े काम में आते हैं। घोड़ों की गर्भावस्था की औसत अवधि जो होती है वो 340 दिन होती है। ध्यान रखना, 340 दिन गर्भकाल या गर्भावस्था कितने दिन की होती है? 340 दिन की। घोड़ी से बच्चा देने की क्रिया फोलिंग कहलाती है। घोड़ी का बच्चा देना या प्रसव क्रिया फोलिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? फोलिंग कहलाती है।